द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। आज इस वीडियो में जो है हम स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे कि आपकी इस किताब के अंदर ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी क्लास 12th में जो बुक लगी हुई है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ये आपकी 2 किताबों में से ये आपकी एक किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो सबसे पहला चैप्टर है कौन सा, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हम ये जो वीडियो आने वाली रहेंगी या फिर इस चैनल पर जितनी भी अब पॉलिटिकल साइंस इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो जो वीडियो आएंगी 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। और ये वीडियोस ऐसी होंगी कि यदि आप जो आपका ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप 12th क्लास में गए हैं और आपका जो है सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर आप जो हैं CUET, किसकी, CUET UG 2026, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से काम आएगा ये वीडियो, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट बनाया गया है, जैसे अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे द एंड ऑफ बाइपोलरिटी की, तो इसको भी ऐसे बनाया गया है जिसमें आपका ये जो CUET के एस्पिरेंट हैं अगर आप, तभी भी ये आपकी हेल्प करेगा ये चैप्टर। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है सबसे पहले सवाल से, कि ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन नामों से भी जानते हैं। जब आप आगे BA या फिर मास्टर्स करेंगे किससे, पॉलिटिकल साइंस से, तो वहाँ पर आपको यही मटेरियल, यानी कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 12th क्लास में, यही जब आप BA करेंगे या फिर MA करेंगे तो वहाँ पर इन चैप्टर्स या फिर इस पेपर के रूप में आपको यही कंटेंट देखने को मिलेगा। खास करके आपको इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर इसको देखा जाएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर कहें कि फॉरेन पॉलिसी, ये वो तमाम पेपर्स हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन खैर हम स्टार्ट करते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है क्यों हमें पढ़ना चाहिए या फिर इसकी स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये एज अ डिसिप्लिन या एज अ सब्जेक्ट इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो, ये जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल रिलेशन है, इसे एज अ सब्जेक्ट आपका 1914, आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कब, 1914 से लेके 1918 तक, ये आपका टाइम पीरियड होता है किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी ज़्यादा तबाही हुई, इतना ज़्यादा एक तरीके से वर्ल्ड के अंदर अफरा तफरी मच गई, इतना बड़े लेवल पर विध्वंस हुआ, जिस वजह से जितने भी एकेडमिशियन थे उनको ये लगने लगा कि हमने कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं समझा है, कभी भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम जो है एक कंट्री की क्या स्ट्रेटजी होती है, उसके क्या एम होते हैं, वो उसका रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसा होता है, इसको कभी भी हमने जो है नहीं पढ़ा है। और जब तक हम इसको स्टडी नहीं करते हैं 2 देशों के बीच के रिलेशन को, तब तक हम कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले भविष्य में क्या रिलेशन रहेंगे या इनके बीच क्या हो सकता है। इसीलिए जो है इंटरनेशनल रिलेशन की हमें ज़रूरत पड़ी और इसे एज अ सब्जेक्ट इसे पढ़ाया जाने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि हम दूसरे देशों की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनको हम समझ सकें, उनको हम जान सकें और उसी के बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि भाई आने वाले टाइम में कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं वापस से हमारे देश में ना घटे या फिर हमारे इस वर्ल्ड को पीस और कोऑपरेशन मिलता रहे। इन सब कारणों से जो है ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसे सबसे पहली बार कहाँ पढ़ाया जाने लगा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स 1919 में। अब ये कहाँ पर है, वेल्स यूनिवर्सिटी, ये आपका USA में है। USA में इसे एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और इसे पढ़ाया जाने लगा। अब देखो,
हालांकि ये इन्फॉर्मेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ना ही CUT के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी हम स्क्रैच से एक एक चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर एक टाइमलाइन सेट हो जाए कि जब भी आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि एज अ सब्जेक्ट हमको इस सब्जेक्ट को यानी इंटरनेशनल रिलेशन को हमको पढ़ना कहाँ से है। तो इसकी शुरुआत ही आपकी 1914 से होती है और 1919 में जो है एज अ सब्जेक्ट से लॉन्च किया जाता है और उसके बाद से ही आपको सारी चीज़ें पढ़ने समझने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, खैर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या बेसिक थीम थी वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें कवर करूँगा, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कवर करेंगे, फिर कोल्ड वॉर को समझेंगे। और इसके अलावा ये जो आइडियोलॉजी का डिबेट था, जो सुपर पावर्स 1945 के बाद जो है वो एमर्ज हुई, इसको हम समझेंगे। उसके बाद द एंड ऑफ बाइपोलरिटी जो है वो स्टार्ट होता है। तो अब खैर ये सारी चीज़ें आपकी जो ओल्ड NCERT थी उसके अंदर लगी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये चैप्टर्स क्यों डिलीट किए गए। जैसे कि कोल्ड वॉर एरा जो था वो आपका हटा दिया गया, US हेजेमनी हटा दी गई। मतलब कि अब ये नहीं समझ में आ रहा कि NCERT या CBSE कैसे ये चीज़ सोच सकता है कि अगर हम क्लास 12th से इन सब चीज़ों को हटा दें, कोल्ड वॉर, फिर US हेजेमनी, इन सब को हटाने के बाद सीधा आप जो है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर बच्चों को समझाना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट अगर किसी को आप हम द एंड ऑफ बाइपोलरिटी समझाने लग जाएं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और क्यों हटाया गया ये मेरे समझ में नहीं आता। अगर आपको पता है क्यों ऐसा किया गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये आपको पता होगा 1914 से लेके 1918 तक चला। और ये किसके बीच में हुआ था? ये आपका अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। अब अलाइड पावर्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, या फिर इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। तो सबसे पहला इसके अंदर कौन था? फ्रांस। सेकंड UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तीसरा कौन था? रसिया। उसके बाद US और उसके बाद जापान। अब जो हमारी दूसरा ग्रुप बना हुआ था यानी कि जो सेंट्रल पावर्स था, उसके अंदर कौन कौन सी पावर्स थी या कौन कौन सी कंट्रीज़ थी उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जर्मन एम्पायर था, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया। ये वो तमाम कंट्रीज़ थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनके बीच में वॉर हुआ था। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद से दुनिया में एकदम से तबाही मच गई और लोग जितने भी बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको कंडेम किया और काफ़ी इसकी निंदा होने लगी। लोग आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म होने लगा कि अब दुनिया में इस तरीके की जो घटना है वो वापस से नहीं होनी चाहिए। और तमाम लोग जो हैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने लगे कि अब जो है हमें ऐसे वॉर को वापस से दुनिया में नहीं होने देना है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तरीके अपनाने चाहिए। और सबसे फेमस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1919 में हुआ था पेरिस के अंदर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और इसके अंदर कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रीटी साइन की गई उसको क्या बोला गया? उसको ट्रीटी ऑफ वार्सेलिया कहा गया। इसके अंदर ही बहुत सारी जो कंट्री थे जिनके फेमस लोग इसके अंदर आए और उन्होंने क्या बोला, अलग अलग तरीके से अपने सुझाव दिए, अपने प्रिंसिपल्स रखे कि हम वर्ल्ड के अंदर कैसे पीस को मेंटेन करके किया जाए, रूल और ऑर्डर को कैसे बनाया जाए। इन सब चीज़ों को लेके सबके क्या क्या ओपिनियन थे उनको इनके सामने रखा गया। तो इस ट्रीटी के अंदर या इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या हुआ था? ये फैसला लिया गया था कि अब दुनिया में कभी भी वॉर नहीं होनी चाहिए। पीस की बात की गई कि अब हमें पीस को मेंटेन रखना होगा। उसके बाद ये कहा गया कि
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये कहा गया कि अब हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर रूल और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि सबके ऊपर एक रूल और ऑर्डर को बनाए रखे। उसके नियम जो होंगे वो सभी को मानने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, इंटरनेशनल लॉ की बात की गई कि अब हमारे पास कुछ इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए जो पूरी तरीके से सभी कंट्रीज़ के ऊपर एक समान रूप से लागू हो। और इसका परिणाम क्या होता है, 1919 में ही लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है। लेकिन लीग ऑफ नेशन जब ये बनता है 1920 में, तो उसके बावजूद भी इसे एक फेल्ड संस्थान या फेल्ड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जिस एम के लिए बनाया गया था वो एम या उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में ये सक्षम नहीं था। और इसी का परिणाम ये होता है कि 1939 में जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि कब तक चलता है, वो 1945 तक ये चलता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये किसके बीच में हुआ। सबसे एक तरफ था एलाइज पावर और दूसरी तरफ था कौन, एक्सिस पावर। एलाइज पावर में देखें तो आपका यूनाइटेड किंगडम, यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना, और दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। इनके बीच में ये वॉर हुआ वापस से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फिर क्या हुआ था 1945 में, कब, 1945 में यूएस यानी कि अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 शहर थे, कौन कौन से, एक थे हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया और इस पूरी 2 शहरों को, या फिर इस जापान के अंदर ये जो 2 सिटी थे या शहर थे, इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और अब ये देखा गया कि भाई अब जब न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया तो सारी कंट्रीज़ एकदम थम गई कि नहीं, ये जो हुआ ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ और अगर ये वॉर चलता रहा तो पूरी दुनिया एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यहीं पर जापान पर जब यूएस जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करता है और हिरोशिमा, नागासाकी इन 2 शहरों को तबाह कर देता है पूरी तरीके से, तो ऐसा माना गया कि अब इसे रोकना चाहिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। वापस से वही घटना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी उसी को वापस से दोहराया जाता है, वही कहानी वापस से। क्या होता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, फेमस कंट्रीज़ या फिर पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं, इनके फेमस और पावरफुल लीडर्स वापस से इकट्ठा होते हैं और नई नई बातें करते हैं। वापस से जो है ये कहते हैं कि अब हमें बहुत ही रिफॉर्म तरीके से लीग ऑफ नेशंस को वापस से इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखे, रूल और ऑर्डर को बनाए। और 1945 में वापस से किसको बनाया जाता है, हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की जाती है। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है किस लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, रूल और ऑर्डर को बनाए रखें और वापस से इस तरीके की घटना कभी भी ना हो, नो वॉर। ये कुछ एम होते हैं जिस वजह से जो है यूएनओ की स्थापना की जाती है और माना जाता है कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा भविष्य के अंदर जो कभी भी इस तरीके की वॉर नहीं होने देगा। अब ये कुछ रूल और ऑर्डर को बनाएगा जो कि सभी कंट्रीज़ के ऊपर एक समान लागू होगा। आई होप कि आप लोग अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अच्छे से समझे होंगे। अब हम आगे की कहानी को समझते हैं कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद की क्या घटनाएं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर रही। तो आपको सबको पता होगा कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, जिसके अंदर यूएस जो है और यूएसएसआर ये 2 सुपर पावर निकलकर सामने आती हैं। कौन कौन सी, यूएसए और यूएसएसआर। ऐसा माना जाता है कि 1945 से लेकर 1991 तक, कब तक, 1945 से लेकर
1991 तक ये कोल्ड वॉर का एरा होता है। किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर, यही दो सुपर पावर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। अब ये जो परिदृश्य है कोल्ड वॉर का, अब कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर ये कि वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर्स हैं और दो कंट्री, मान एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि दो लोग हैं और दो लोग सुपर पावर हैं, दोनों के पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो वॉर कर सकें, एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो सकती है। अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये वॉर पे डिपेंड होता है, लेकिन बावजूद इसके उन दोनों के बीच में जो है बैलेंस ऑफ पावर काम करता है कि पावरफुल ये भी है, पावरफुल ये भी है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाउट भी है कि अगर मैंने वॉर किया तो हो सकता है कि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए, मैं अपने आप को बहुत पावरफुल समझता हूँ लेकिन ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो और ये मेरे ऊपर आक्रमण कर दे और मुझे पूरी तरीके से तबाह कर दे। ये जो संदेह है या ये जो शंका है, ये जो बैलेंस बना होता है कंट्रीज़ के बीच में कि वॉर जैसी सिचुएशन होती है लेकिन वॉर नहीं होती, इसे ही कोल्ड वॉर कहा जाता है। और ये कब तक रहा? ये आपका 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो जाता, तब तक कोल्ड वॉर का सिचुएशन हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बनी रहती है। अब आइडियोलॉजिकल डिबेट भी इसको कहा जाता है कि ये जो लड़ाई है कोल्ड वॉर, ये यूएसएसआर के बीच में तो थी ही थी, लेकिन ये आइडियोलॉजी के बीच में भी थी, जिसमें यूएसए के साथ जो है वो कैपिटलिज्म था और यूएसएसआर के साथ जो है वो सोशलिज्म था। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की भी ये लड़ाई थी। अब समझते हैं हम सबसे पहले कि ये आइडियोलॉजी क्या होती है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म जो है वो 1945 से लेकर 1991 तक रहा। तो सबसे हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल हमारे दुनिया में जो है वो कैपिटलिज्म या सोशलिज्म यही दो आइडियोलॉजी है, नहीं, हमारे पास बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो आइडियलिज्म सबसे पहली आइडियोलॉजी थी, उसके बाद लिबरलिज्म आया, फिर रियलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर मार्क्सिज्म, एनार्किज्म, उसके बाद आपका कम्युनिज्म, फिर कंजर्वेटिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आइडियोलॉजी होती क्या है? आइडियोलॉजी जो है वो एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक माइंडसेट होता है कि पर्टिकुलर कुछ बिलीफ सिस्टम हैं, कुछ माइंडसेट हैं जिसको लेकर जो तमाम लोग होते हैं वो उसी माइंडसेट के साथ चलते हैं। मान लीजिए एक आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म किस पे फोकस करता है? पूरी तरीके से ये कैपिटल पे फोकस करता है, फ्रीडम की बात करता है कि आप अपने खुद के मालिक हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी स्किल्ड हैं आप, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप जो चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप पैसा बना सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप इसके लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। लेकिन सोशलिज्म ये बहुत ही समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को आप एक्चुअल में पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको समझना होगा। सोशलिज्म किसकी बात करता है? जहाँ कैपिटलिज्म फ्रीडम की बात करता है, वहीं सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म किसकी बात करता है? ये इक्वालिटी की बात करता है। यहाँ लिखते चलूँ, ये किसकी बात करता है? ये आपका ये फ्रीडम की बात करता है, जबकि ये बात करता है इक्वालिटी की। इक्वालिटी की ये कहता है कि भाई देखो, हर इंसान इक्वल है। अब कोई अमीर है या कोई गरीब है, अब कोई गरीब है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। कोई भी अमीर है, कोई भी गरीब है, लेकिन उसके जो रिसोर्सेस मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके लिए उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, जबकि जो गरीब है उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। तो सोशलिज्म बिल्कुल एक तरीके से इक्वलिटी की बात करता है कि हर इंसान जो है उसको इंसान के नाते ट्रीट किया जाए, चाहे वो गरीब है या अमीर है। तो इनका पूरा डिबेट जो है वो इक्वलिटी पर बेस है
सोशलिज्म जो है वो यूएसएसआर के अंदर था, और इस चैप्टर में जो है हम यूएसएसआर के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी आप लोग समझ पाए होंगे कि 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 45 के बाद जो है वो हमारे सुपर पावर्स और आइडियोलॉजी के बीच जो है वो डिबेट रहा पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक ये कोल्ड वॉर का सिचुएशन रहा और कोल्ड वॉर चला। आइडियोलॉजी भी हम समझ पाए हैं कि आइडियोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। अब हम आगे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को भी समझते हुए इस पूरे यूएसएसआर और सोवियत सिस्टम को समझेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने द एंड ऑफ बाइपोलरिटी को। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो शब्द है आपका बाइपोलरिटी, सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने इसी वर्ड को इस चैप्टर के अंदर क्यों जोड़ा, इसका नाम क्यों द एंड ऑफ बाइपोलरिटी रखा। इसका नाम ऐसा भी हो सकता था द एंड ऑफ यूएसएसआर या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, कुछ भी नाम हो सकता था, लेकिन द एंड ऑफ बाइपोलरिटी क्यों रखा। इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जब हम केनेथ वोल्ट, एक महान रियलिस्टिक थिंकर हैं ये, और आगे जब आप बीए या एमए करेंगे तो वहाँ पर आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। केनेथ वोल्ट जो है वो रियलिज़म एक थ्योरी है, उसके ये सपोर्टर हैं और उन्होंने बहुत सारे विचार रखे हैं, और उसी में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड सिस्टम इसको डिफ़ाइन किया है। वर्ल्ड सिस्टम की इन्होंने थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कैसे जो है वो चल रहा है, जिसमें पहले उन्होंने बताया कि डोमिनेंस कैसे कैसे रहा है। तो इसको इन्होंने 3 लेवल पे या 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला बाइपोलर वर्ल्ड इन्होंने बताया कि जब 2 पावर्स थी, 2 पावर्स पूरी दुनिया के अंदर थी, और यही 2 सुपर पावर्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे थे, जिसमें यूएसए एक तरफ था और दूसरी तरफ कौन था? यूएसएसआर। ये 1945 से लेकर 1991 तक ये सिचुएशन रही, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। इसे इन्होंने क्या बोला? इसे बाइपोलर वर्ल्ड बताया। इसके बाद 1991 में जब यूएसएसआर जो है वो ख़त्म हो जाता है और कौन आ जाता है? यूएसए। यूएसए पूरी दुनिया में यूएसए की हेजेमनी होती है। यूएसए जो है वो एक सुपर पावर के रूप में निकल कर सामने आता है और पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेंस दिखाता है। तो उस सिस्टम को इन्होंने क्या बोला? इसे उन्होंने यूनिपोलर वर्ल्ड बताया, और उसके बाद बताया कि अभी इस समय में क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या? कि अब दुनिया को कोई एक कंट्री या एक सुपर पावर या 2 सुपर पावर नहीं चला रही, या फिर दुनिया के अंदर किसी एक या 2 सुपर पावर का डोमिनेंस नहीं है। अब हमारे पास जो है मल्टीपल सुपर पावर्स हैं, मल्टीपल सुपर पावर्स हैं जिनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता ही पड़ता है। अब इन्होंने क्या बताया कि अब वर्ल्ड के अंदर कोई एक सुपर पावर या 2 सुपर पावर नहीं है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। कोई एक पावर नहीं बल्कि बहुत सारी सुपर पावर्स हैं जो कि दुनिया को डोमिनेंस कर रही हैं, और जहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन होता है। जैसे यूरोपीय यूनियन, आसियान, अभी हम आने वाले चैप्टर्स में इन सबको देखेंगे। सार्क, ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं या इनके बीच में ट्रीटीज़ हुई हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो है वो निर्माण करते हैं। तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इस पहले लेवल को हमें बहुत डिटेल में समझना है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी कि 2 डोमिनेंस जो सुपर पावर्स थी उनका कैसे एंड होता है। बेसिकली यूएसएसआर का एंड कैसे हुआ, इसको इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। कैसे यूएसएसआर है क्या, यूएसएसआर का सिस्टम कैसे चल रहा है, यूएसएसआर कैसे रहा पूरी सिचुएशन में, वहाँ की फीचर कैसे रहे, सोवियत सिस्टम कैसे था, और कैसे कैसे इसने वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस किया, और उसके बाद कैसे नए नए लीडर्स जो इनके आए और उनकी कुछ खामियां, कुछ लोगों के डिज़ायर्स वो मैच नहीं हुए, जिस वजह से
1991 तक आते आते यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाता है और अब वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही सुपर पावर बचती है, वो है यूएसए।